Hi Hello, Ishita, good evening. Adrian. Congratulations. Thank you, ma'am. ओके, तो सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देखेगा उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं कि हम ये सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ आप जैसे स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको स्ट्रैटेजी शेयर करनी है, इसलिए हम ये थोड़ा सा इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें हम मेजरली डिस्कस क्या करेंगे, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी रही है उससे रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। एंड बिफोर वी बिगिन, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, ठीक Thank है। you, ma'am. Thank you so much. चलो, तो पहला क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। पहला क्वेश्चन इज़ कि क्या इंस्पिरेशन क्या थी प्रिपरेशन करने की, कहाँ से शुरुआत हुई? मैम, मुझे जो इंस्पिरेशन मेनली मिली तो मैं जब कॉलेज में गई तो वहाँ पे कई सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती थी जो सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा कार्यरत थी। तो मैं भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ का पार्ट बनी। फिर मैंने जब देखा कि बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर ही, कॉलेज लेवल पर ही और एरिया जो रीजनल लेवल पर ही वो चेंज ला रहे थे, उनमें कुछ लीडरशिप रोल्स भी थे। फिर जो मेरा कॉलेज का थर्ड ईयर था, मुझे भी मैंने एक सोसाइटी फाउंड करी, ग्रीन वॉरियर्स क्लब करके एक सोसाइटी थी। तो हम लोग भी जो लोकल लेवल पे प्लांटेशन, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन ये सब करते थे। तो मुझे जो उसका टैंजिबल आउटकम दिखा और मुझे जो लीडरशिप में वो जो कलेक्टिव गोल की तरफ लोगों को लीड करने में और उसका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो रोल था, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा यही एक चीज़ है जिससे मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यही करके फिर मैंने प्रिपरेशन अपनी इस स्टार्ट करी जर्नी। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था इशिता? मैम, ये मेरा यूपीपीसीएस का सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट वाला मैंने यूपीएससी के साथ दे दिया था, तो इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, तो वो पहला ही अटेम्प्ट था दोनों का ही, तो आइडिया नहीं था। ये वाला मैंने थोड़ा अच्छे से, लेकिन मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इनटेक था। और फर्स्ट मेंस फर्स्ट प्रीलिम्स भी था ना? मैम, प्रीलिम्स 2023 में दिया था, बट वो मतलब इतने अच्छे ओके, से प्रिपेयर करके नहीं। ओके, तो मतलब वो वाला क्वालिफाई नहीं हुआ था, ये वाला पहला हाँ, मेंस ये। देने का था। ओके, चलो, तो इंस्पिरेशन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए होता है कि स्ट्रैटेजी क्या रही हर लेवल पर। नॉर्मली 3 लेवल्स होती हैं प्रिपरेशन की, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो तुमने कैसे किया, एक एक लेवल पर बात कर लेते हैं। ओके मैम, तो सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, वैसे तो मैं शुरू में अलग अलग नहीं पढ़ती थी, मैं बेसिक अपना पढ़ना मैंने शुरू कर दिया था जो भी GS1 के टॉपिक्स थे। बट अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो मैंने, जैसा कि आपने भी बताया था, तो सबसे पहले तो मैंने PYQs अपने बहुत अच्छे से किए। जो वो घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है, वो उसको एकदम आप जितना अच्छे से कंठस्थ कर सकते हो या रट सकते हो, जो भी कह लो, उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बिल्ड हो जाती है। वो मैंने बहुत अच्छे से किया। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो वो Q&A सेशंस होते थे ना, मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए रिवाइज करने के लिए, बिकॉज आप एक स्केड्यूल दे देती थी और फिर वो एक्चुअली में मुझे काफ़ी वर्क किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पता नहीं कितने लोगों को रेकमेंड किया होगा कि मैंने तो वो किया था। थैंक तो यू यशोदा। हाँ, तो फिर उसके लिए आप जो स्केड्यूल दे देती थी ना, कि जैसे कि आज पूरा आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, फिर आप उससे क्वेश्चंस पूछती थी, तो मेरा उस दिन का ही रहता था कि मुझे 8 बजे तक करना है। मैं पूरे दिन बस वही सोचती थी कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर मुझे आंसर्स देने हैं। ऐसा होता था। तो वो मुझे लगता है प्रीलिम्स का PYQ प्लस करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और अब तो पेपर भी प्रीलिम्स का 2025 का था, वो काफ़ी, उसमें एक सिंगल स्टेटमेंट एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वो थे सारे PYQ पर बेस्ड ही थे, वो सारे जो भी क्वेश्चन आए थे। तो वो काफ़ी इजीली सेल थ्रू हो गया, जबकि बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी जितना 2024 में करी थी। बट वो फिर भी सेल थ्रू हो गया क्योंकि PYQs पर कमांड था। मतलब PYQs तो सारे फिंगर टिप्स पे थे कि कोई पूछ लेगा तो बता देंगे तुरंत से कि क्या इसका आंसर है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने अगेन, आप जो वीडियोस प्रोवाइड करती थी मंथली, मैंने इस बार उसी पे रिलाई किया था। तो मैं ऐसा करके गई थी कि मैं सिर्फ इतना ही कर पाऊंगी, तो मैं इतना ही कर लेती हूँ। तो प्रीलिम्स में मैंने PYQ और करंट को काफ़ी स्ट्रांग रखा है। ठीक है इशिता, एक चीज़ और क्लियर कर लो कि मैंने तुमसे कुछ भी, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं, मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। चलो, तो प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। जी। मेंस को कैसे प्रिपेयर किया? मेंस के लिए मैंने पहले तो PYQs को ही लिखने का ट्राई किया। थोड़ा थोड़ा PYQs लिखे के देखने की कोशिश करी। पहले तो ऐसे ही देखा कि मैं उनको सॉल्व कर पा रही हूँ, क्योंकि बेसिक कंटेंट में फिल्म से पहले एक बार रीड कर चुकी थी, कुछ कुछ नोट्स भी बना चुकी थी GS 5 और 6 के। तो मैंने उनको देखा, फिर मैंने धीरे धीरे PYQ लिखने शुरू करे।
कि मैं उनको सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं। पहले यूपीपीएससी के पीवाईक्यू से शुरू करा, फिर कुछ यूपीएससी के भी करे, जीएस 2 और 4 के स्पेसिफिकली। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी, और मैं जैसे अपना बेसिक कंटेंट पढ़ लेती थी, मैं एक शॉर्ट टेस्ट दे देती थी उसका, और मैं पूछती थी कैसे मार्क्स मिले हैं, और फिर जो भी मुझे कहीं से भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो मैं उसको फॉलो करती थी। जैसे कि न्यूज़ जो ई न्यूज़पेपर आते हैं ना, मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ती थी, बट कभी कभी ई न्यूज़पेपर होते हैं हिंदू के, मैं उनको खोल के देख लेती थी कुछ इंपॉर्टेंट, और मैं यूनिक एग्जाम्पल कलेक्ट करने की कोशिश करती थी। मतलब मैंने ये सोचा था कि बेसिक ना लगे मेरी कॉपी, कि जैसे कि सब लिख रहे हैं वो स्कीम, तो वो भी लिखनी ज़रूरी है, बट में कुछ अलग कुछ नया आया है तो वो भी मैं उसको इंक्लूड करती थी। ऑल्सो मैंने चैट जीपीटी का भी काफ़ी यूज़ किया था। जैसे मुझे लगता था कहीं बेसिक कंटेंट है, इसमें इन्होंने वैल्यू एडिशन नहीं कर रखा, तो मैं उसको चैट जीपीटी से सर्च करके कि सजेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर दिस, और ऐसे करके जो भी मुझे रेलिवेंट लगते थे, वो तो काफ़ी चीज़ें बताता है काफ़ी सारी, जो मुझे रेलिवेंट लगते थे मैं कुछ कुछ तो मैं थोड़ा पढ़ के ही उसको ज़्यादा, और क्रॉस जो आप करते हो ना, कि जैसे आपने जीएस वन में कुछ टॉपिक पढ़ा है उसको आप दूसरे में यूज़ कर लो, बिकॉज काफ़ी टॉपिक सिमिलर भी हैं, तो मैं उनको उसमें दूसरे पेपर में यूज़ करने की कोशिश करती थी। जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो वो जीएस वन में भी है, जीएस थ्री में भी है, तो वो मैं उनको यूज़ करने की कोशिश करती थी इधर से उधर। तो बेसिक यही होता था कि हर टॉपिक के कुछ डेटा फैक्ट्स होंगे, कुछ आपके पास डेफिनेशन होंगी, तो मैं उनको नोट कर लेती थी और फिर उसको इधर उधर अपना यूज़ करने की कोशिश करती थी। तो मोटा मोटा मेंस की तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले पढ़ लेती थी थोड़ा, और फिर उसको लिखती थी, और फिर वही चलती रहती थी कि फिर और वैल्यू एडिशन पर लिखना, और ऐसा करके चलता। तो जो मेंस के पेपर्स दिए थे उसमें सारे पेपर्स कंप्लीट किए थे? तो यस मैम, मेरे सारे पेपर ही कंप्लीट हुए थे। मैंने एक कोई सारे टॉपर पेजेस थी फिल किए अपाला थे? मिश्रा, हाँ हाँ। अपाला मिश्रा करके एक मैम थी, उन्होंने कुछ बताई थी एक ट्रिक कि आप अपनी जो रिस्ट वॉच है उसको आप 7 मिनट्स पहले आप सेट कर लीजिए। तो पता नहीं उसकी वजह से था या स्पीड थी, बट मेरे सारे पेपर 6 to 7 मिनट्स पहले ही पूरे हो गए थे, जो मैं 2024 का देके आई थी। तो मैं उसके बाद रिवाइज करने में, कहीं अंडरलाइन करना है, कोई कीवर्ड लिख दिया जल्दी से, बिकॉज कीवर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि आपको क्या पता एग्जामिनर सिर्फ कीवर्ड हाईलाइटेड जो है उन्हीं को देख रहा हो, पूरे पढ़ते भी नहीं हो शायद वो। तो वो ही वो देख देख के तो मैं कीवर्ड जितने ड्रॉप कर सकती थी उससे रेलिवेंट, जैसे कि बहुत टफ क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, बट कुछ तो रिलेटेड आता ही होगा ना, कुछ कीवर्ड्स पता होंगे, तो उनसे आप आंसर्स लिखो जल्दी जल्दी, और डायग्राम है तो वो आप वो बना दीजिए, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि बना के ही आना है डायग्राम। मैं ओके। मतलब ऐसा तो प्रेफर मतलब करती सारे पेजेस फिल किए हूँ। पूरे? यस मैम, सारे। ठीक है। कितने आंसर्स में डायग्राम्स यूज़ किए होंगे? मैम ऐसा मैं वो तो नहीं करती थी कि करना ही करना है, बट जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आईआर के क्वेश्चंस है या ज्योग्राफी में, उसमें तो मैप बनाना कंपलसरी हो जाता है, वरना तो समझ में ही नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन या किसी में 10 क्वेश्चन के अराउंड मैंने बनाए होंगे, जहाँ मतलब पे फोर्टी जैसी फिफ्टी ज़रूरत थी। परसेंट का रेशियो मान लें कि हाँ उसमें हाँ डायग्राम्स हाँ। बनाएंगे। ठीक है। और पॉइंट्स में लिखते होगे आंसर? यस मैम, मैं पॉइंट्स में लिखती थी, और फ्लो चार्ट्स भी मैंने इस बार 2025 में यूज़ किए हैं। इसमें तो इतने मैंने फ्लो चार्ट यूज़ नहीं करे थे, मतलब जो मेन कंटेंट को लिखने के लिए वो मैं 1 2 3 4 ऐसा जो होता है उसमें लिखती हूँ। पॉइंट्स में लिखते थे। ठीक है। तो जब पेपर देकर आए थे तो सेटिस्फाइड थे अपने आंसर्स के साथ? मैम हाँ, कुछ पेपर्स में मुझे ऐसा लगता है एथिक्स का पेपर मेरा अच्छा हुआ था। अब तो मार्क्स नहीं आए अभी तक, तो आई कैन नॉट से विद श्योरिटी, बट मैं अपनी सेटिस्फेक्शन से आई गेस जीएस वन का, जीएस फोर का, और एसए वगैरह के पेपर में अपनी, और जीएस थ्री का भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन से अच्छा लिख पाई। ओके। तो मेंस में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर पूछी जाए तो क्या है मेंस की प्रिपरेशन के लिए? मैम मुझे लगता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सभी बताते हैं वो आंसर राइटिंग ही है। जैसे कि आप इस बार का पेपर देख लीजिए, आप जो भी पढ़ के जाएंगे वो आपका वहाँ जाके क्या पता आप बिल्कुल बराबर ही हो जाए, क्योंकि वो पूछते ही नहीं है कुछ वैसा। आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपने वो प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो मैं अपने लेवल पे भी पिछली बार भी अराउंड 500 to 600 क्वेश्चन तो लिख के गई थी, मतलब पीवाईक्यू और सारे टेस्ट सीरीज मिला के, एफएलटी मिला के इतने मैंने लिखे होंगे। तो तभी उसी से आपकी स्पीड भी बनती है, और आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना, कि आप कैसे इसको टैकल करोगे तुरंत। आपने 10 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में पूरा स्ट्रक्चर बनाया, इंट्रो मैं ये लिखूंगी, इसको कोट करूंगी, WEF की डेफिनेशन लिखूंगी, ये लिखूंगी, वो तुरंत पढ़ते पढ़ते आप बना लो। वो आप तभी जितनी बार आप ज्यादा से ज्यादा करते हो ना, वो हम कहते हैं करत करत अभ्यास, तो जल्दी जल्दी आप जितनी बार करोगे वो आपकी स्पीड डेवलप होगी। तो मुझे लगता है यही राइट होती है। राइट राइट। ठीक है। और मुझे ये बताओ कौन सा पेन यूज़ किया था मेंस में?
मैम मैंने एक पेंटेल एनर्जेल का 0.7 mm का आता है, वो क्लिक वाला पेन होता है, उसकी रबर की ग्रिप होती है, तो मुझे वो सूट कर गया था। मैंने उससे पहले V7 V5 भी करके देखा था, बट मेरी राइटिंग उससे उतनी साफ नहीं आ रही थी, तो मैंने ये चूज तो कर तुमने लिया। एक ही पेन यूज़ किया कि 2 पेन यूज़ किए? मैंने एक ही ब्लू पेन यूज किया। एक ही ब्लू पेन यूज़ किया, ठीक है। और कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, ये सब जो बेसिक सब लोग करते हैं, ठीक है। यस मैम, जहाँ पे बॉक्स की जरूरत है वहाँ पे बॉक्स बना दिया, इस टाइप से। ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी? मैम मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरी मेंस के साथ ही चल रही थी, क्योंकि हमारी दोनों साइकिल ओवरलैप हो गई थी, तो मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाई थी, बट बेसिक जो मैंने किया था कि मेरा बॉटनी सब्जेक्ट था, तो मैंने उससे जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स थे और जो भी उसका बेसिक्स था वो मैंने पढ़ लिए थे। उसके बाद जो भी जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, डेली मैं देखती थी, और मैंने थीम्स प्रिपेयर कर लिए थे। मतलब एक कोई न्यूज़ नहीं है थी कि मैं फॉलो कर रही हूँ रोज से, बट थीम्स जैसे इंडिया यूएसए का कुछ चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, या फिर कुछ वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो वो जो मेन थीम्स है, स्पीकर का एक काफ़ी इशू हुआ था, तो वो मैं देख लेती थी, कुछ अपना ओपिनियन बना लेती थी बैलेंस सा, कि ऐसा मैं उस पर बोल दूंगी। और मैंने बोलने की प्रैक्टिस, जैसे आपने भी कई मॉक लिए थे, तो आप बताती थी कि मिरर में देख देख के बोलो, वो भी मैंने किया था। पेरेंट्स से या ब्रदर जो था उसको बोल देती थी कि क्वेश्चन कुछ पूछ लो, दे देती थी, फिर मैं उनसे बोलने की प्रैक्टिस करती थी। तो बेसिक यही था। ठीक है। वहाँ पर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ रिकॉल कर कर अगर शेयर कर सको तो? मैम उन्होंने मुझसे बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट था बॉटनी, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने पूछे, बेसिक वाले। तो ओके। कुछ जो आते थे वो मैंने बता दिया, बाकी वो कुछ जूलॉजी के भी पूछ रहे थे, वो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने मना कर दिया उसके बाद। फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था चाइल्ड मैरिज के ऊपर, कि एक नाबालिग लड़की है और उसकी शादी करवा रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, तो आप क्या करेंगी, ये करके क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन पे पूछा था, EWS रिजर्वेशन पे, कि बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप इसको कैसे टैकल करेंगी। उसके अलावा मैं मेरी एक फैमिली एनजीओ है, वहाँ पे मैं प्लांटेशन विंग मैनेज करती हूँ, उसके बारे में उन्होंने पूछा था कि आप कौन से लैंड पे प्लांटेशन करती हैं, किससे परमिशन लेती हैं, और कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करती हैं, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। कुछ पॉलिटी के भी क्वेश्चन पूछे थे कि प्रेसिडेंट क्यों है पार्लियामेंट का पार्ट, और जो जैसे कि अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं और इंडिया में मतलब उसको वो बोलते हैं लोकसभा, तो वहाँ पे कांग्रेस क्यों बोलते हैं, कुछ इस टाइप के भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का? मैम ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा अच्छा था। थोड़े उन्होंने बीच में डिलिंग भी करी, कि वो पूछ रहे थे कि मतलब प्रेसिडेंट के बारे में ही कुछ पूछ रहे थे, तो वो मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रही थी, तो बार बार पूछ रहे थे। मतलब दे वर बेसिकली ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट आंसर फ्रॉम यू, दे वर नॉट लाइक कि चलो ठीक है तुम्हें नहीं पता तो नहीं पता, ऐसा नहीं था। तो बोर्ड तो कॉर्डियल ही था, बट कहीं कहीं भी थोड़ी थोड़ी ड्रिलिंग भी हुई थी, तो ओवरऑल ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा था कितने मेरा। मिनट का रहा होगा लगभग? मैम अराउंड 18-20 मिनट का रहा होगा इंटरव्यू। ठीक है, मतलब ओवरऑल एक एवरेज एक्सपीरियंस रहा होगा। निकल कर एवरेज समझ में आया था एक्सपीरियंस। क्या कि बहुत अच्छा हुआ, या बहुत, या कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसा हुआ? मैम कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं अच्छा भी हो सकता है, क्या पता खराब भी हो सकता है ये। हाँ, जनरली मतलब ऐसे ऐसा ही। बहुत ऐसा नहीं था, वो बहुत स्माइल नहीं कर रहे थे वो लोग, तो आई कुडंट टेल कि उनको पसंद आया मेरा आंसर या नहीं, ये था। अक्सर यही होता है कि समझ नहीं आता है कि अच्छे मार्क्स देंगे कि यस बुरे मैम। मार्क्स देंगे। चलो। यस मैम। तो इशिता, मुझे ये बताओ, तुमको क्या लगता है एक वो कौन सी चीज़ थी जो एकदम सही क्लिक कर गई और वो वर्क कर गई तुम्हारे लिए पहली बार में? मैम मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो यही है कि मैंने कीवर्ड्स पे बहुत फोकस किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कीवर्ड्स काफ़ी ड्रॉप किए, जैसे एथिक्स में भी। अभी जब नंबर आएंगे तो मैं और बेटर तरीके से कभी एक और सेशन लेके बता दूंगी जिसमें भी ठीक नंबर आएंगे। तो एथिक्स में भी मैंने यही किया कि जो भी थिंकर्स हैं, तो जो थिंकर्स हम पढ़ते हैं सिर्फ वो ही नहीं, जैसे कि मैंने कुछ भक्ति काल के जो थिंकर्स हैं, जैसे तुकाराम हो गए, या फिर रामकृष्ण परमहंस हो गए, तो इन्होंने भी जो चीज़ें बताई इनके नेम ड्रॉप करके, और जैसे कि भगवत गीता महाभारत वो लोग लिखते हैं, वो इम्पोर्टेंट भी है लिखना, तो मैं जितना ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ कर सकती थी मैंने वो यूज़ करे। और मतलब आप अपने आंसर को कितना अच्छा दिखा सकते हो, उसे कितना सुंदर बना सकते हो, इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कीवर्ड्स होने चाहिए आपके एग्जाम्पल, आपके आंसर्स में ग्राफ्स होने चाहिए, डेटा होने चाहिए, तो ये सब चीज़ों पे मैंने काफ़ी फोकस किया। मैम एक मिनट, ठीक है जाओ। ठीक है। तो मतलब तुमने प्रेजेंटेशन पर वर्क किया ओवरऑल, और जो बेसिक्स होते हैं कीवर्ड्स, ग्राफ्स, डेटा, उस पर फोकस किया, एंड दैट इज़ व्हाट यू थिंक इट वर्क फॉर यू, राइट?
मैम नॉट ओनली प्रेजेंटेशन, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरा कंटेंट पे ज़्यादा फोकस था कि मैं अपने कंटेंट को टॉप नॉच रखती हूँ, और प्रेजेंटेशन में मैं साथ में वर्क कर रही थी। प्रेजेंटेशन अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरा फोकस थोड़ा कंटेंट पे ज़्यादा था कि मैं अपना कंटेंट बहुत अच्छा रखती हूँ, बहुत शार्प रखती हूँ मैं अपना, ताकि मतलब जो भी पूछा गया बिल्कुल डायरेक्ट मैं वही लिखूँ, इधर उधर उल्टा सीधा नहीं। जैसे कि हम ये होता है ना कि जो भी हम आपके पास सपोज एक कोई क्वेश्चन है, उसके लिए आपके पास 2 ही बेस्ट पॉइंट है, तो 2 बेस्ट पॉइंट को सबसे ऊपर आप लिख के हाईलाइट करके लिखो। बाकी के आपको नहीं आता है तो फिलर पॉइंट्स आप लिख सकते हो नीचे। तो मैं बेसिकली कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करती थी, उसी को शार्पन करने के लिए मैं बता रही हूँ कि कीवर्ड्स और डेटा वगैरह ओके जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सको, दैट इज़ बेनिफिशियल। ओके ओके। तो तुमने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर कर लर्न कर कर रखा था, ऐसा किया था कुछ? यस मैम, मैंने ऐसा किया था। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है तो उसमें एंथनी गिडन्स की डेफिनेशन है, इंक्लूसिव ग्रोथ है तो उसमें WEF की डेफिनेशन है। तो मैं सोच के गई थी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्कॉलर ने बोली है तो उसका वैसे ही वेट बढ़ जाता है। तो मैं कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन, कुछ कंक्लूजन के मैं एक कमेटी की रिपोर्ट डाल दूंगी। और मतलब एक ये भी स्ट्रैटेजी है कि एक और मैंने किसी टॉपर वीडियो में देखा था, वो मैम ये बता रही थी कि वो ऐसा डेटा डालती थी इंट्रोडक्शन में कि वो एग्जामिनर को सोचने को मजबूर कर देती थी कि अच्छा इसने ऐसा लिखा तो अब आगे क्या लिखेंगे। जैसे विमेन पे कोई डेटा है कि 51 क्राइम्स बताया एनसीआरबी ने पर डे हो रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा लिखिए कि उसको पढ़ने में मजा आए आंसर। तो आप शुरू ही अच्छे इतना स्टार्ट उससे करो कि आपके आंसर को मतलब एग्जामिनर को लगे कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये पढ़ के आया है, सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख रहा। तो मैंने कंटेंट पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करी। ठीक है ठीक है। तो हमने प्री मेंस और इंटरव्यू की तो बात कर ली है। मेंस में एक बार वापस जाकर मैं हिंदी और एसे का पूछना चाहूँगी कि हिंदी और एसे को कैसे प्रिपेयर किया? मैम मैंने हिंदी के लिए तो मेन मेरा कंटेंट वही था जो रवीश सर के जो नोट्स हैं मेरे PYQ, उसको मैंने पूरा रट लिया था, उसको मैंने जितना भी था सब रट लिया था। पत्र मैंने लिख के देखे थे, हर एक पत्र का जो फॉर्मेट है मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी उसे लर्न करने में, पर मैंने हर एक पत्र को कम से कम 6-7 बार लिख लिख के देखा उसका फॉर्मेट कि बिल्कुल एररलेस है कि नहीं, बिकॉज उसमें कोई स्कोप ऑफ मतलब मिस्टेक है ही नहीं, वहाँ तो आपके नंबर कटेंगे। तो मैंने वो लिख लिख के देखे, सारे PYQ याद किए थे। और हरदेव पहाड़ी की जो बुक आपने भी सजेस्ट करी थी, उससे मैंने मुहावरे का पोर्शन किया था, लोकोक्तियों का तो मैंने PYQ से ही किया था। मैंने मुहावरे और विलोम उससे कर लिए थे। तो यही बेसिक हिंदी की यही स्ट्रैटेजी थी। ठीक है। और एसे के लिए कुछ अलग से किया था? मैम ऐसे के लिए थोड़ा सा मैंने कुछ कोड्स वगैरह देखे थे और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी थी, बिकॉज ऐसे का मुझे लगता है पेपर इस बार भी काफ़ी इजी ही आया, तो ऐसे का पेपर काफ़ी प्रिडिक्टेबल रहता है। तो कुछ जो टॉपिक है जैसे विमेन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और जो भी आते हैं लिटरेचर, ह्यूमन वैल्यूज़, इन पर मैंने स्ट्रक्चर बना लिया था कि अगर इससे रिलेटेड हो जाएगा तो मैं ऐसा ऐसा लिख लूँगी, उससे रिलेटेड कोई कोड्स और डेटा वगैरह वो सब हम पढ़ते ही हैं। तो अगर कोई अच्छे से और कोट्स आपको मिल रहे हैं, कोई माया एंजेलो का कोट है विमेन से रिलेटेड, या कोई भी आपको कोट पता है, वो मैंने लिख लिए थे, थोड़े से लर्न कर लिए थे, यही मैंने किया तो तुमने और ऐसे स्ट्रक्चर की बना प्रैक्टिस की थी? ऐसे लिखे थे पहले एग्जाम से यस पहले? मैम, मैंने ऐसे लिखे थे, अराउंड 4-5 ऐसे लिखे थे, ज़्यादा नहीं लिख पाई थी बट इतने मैं लिख के थे। ओके। चलो, तो हमने तीनों स्टेजेस की बात कर ली है, ऐसे और हिंदी की भी अलग से बात कर ली है। अब मुझे ये बताओ, जो प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस होता है उसको कैसे हैंडल करते थे? मैम स्ट्रेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो घर से बाहर निकलना प्रेफर करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं घूमने चले जाओ, मैं तो बेसिकली वॉक करने ही चली जाती थी। जैसे कि मेरा एक सेशन हो गया है तो मैं बाहर चली जाती थी ईयरफोन्स लगा के, आप कुछ सॉन्ग सुन लो या कुछ भी नहीं तो सिर्फ वॉक कर लो थोड़ा खुली हवा में, ग्रीनरी में। तो आप जाओगे, आपको लगेगा कि आपके एग्जाम से बाहर भी एक दुनिया है, वरना आप कमरे में ही बैठे रहोगे तो मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होती है, मेरी भी काफ़ी इम्पैक्ट हुई है। तो मैं यही करती थी कि मैं वॉक करती थी, उससे आपका ब्रेन की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन जाता है, तो आप थोड़े और ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी आती है। तो मैं बेसिकली वॉकिंग करती थी, थोड़ा फिटनेस पर ध्यान देती थी, कभी-कभी कुछ कुकिंग कर लेती थी, यही सब मैं करती थी। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगर कुछ एक या दो, जितनी भी एडवाइस तुम्हें देनी हो, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग नई शुरुआत करेंगे, तो क्या देना चाहोगे? मैम मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अब जैसे एग्ज़ाम साइकिल्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी हैं, तो मैं ये सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले एक अपना प्लान भी रेडी रखिए, बिकॉज़ कोई भी गारंटी नहीं होती कि आपका होगा या नहीं होगा। तो ये अगर मैं किसी अपने छोटे कज़िन या भाई-बहन को भी मैंने अभी सजेस्ट किया, तो मैंने उनको यही बताया कि तुम पहले एक अपना प्लान भी प्रिपेयर कर लो, उसके बाद तुम इस एग्ज़ाम में जंप करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% डेडिकेशन से एग्ज़ाम मत दो। 100% से भी ऊपर वाली जो डेडिकेशन होती है ना, वो चाहिए होती है, उसके बाद भी थोड़ा सा लक होता है।
तब आपका एग्जाम निकलता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक प्लान भी रेडी रखिए, और आपका अगर रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मुझे पता था कि मैं किसी और भी जॉब में इमोशनली कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगी, कभी नहीं हो पाऊंगी, भले ही पैसे कमा लोगे आप, बट वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना सर्विट्यूड का, वो मुझे पता था कि मुझे इसी जॉब में मिलने वाला है। तो आपका रीजन अगर बहुत स्ट्रांग है तो डेडिकेटेड भी आप हो ही जाओगे, और साथ में अगर आप प्लान भी रखोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इवन आई वुड यही मैं अग्री टू दैट। एडवाइस देना चाहूँगी। सही बात है, बिल्कुल जी सही मैम। बात है। चलो इशिता, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर कर। कुछ और बताना मैम चाहते सही हो? है। मैम यही मैं बताना चाहती हूँ कि बेसिकली यही था कि मैंने अपने जो बेसिक अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैंने सबसे पहले आप ही का चैनल देखा था, फिर मैं उसी से जुड़ी, फिर आप Q&A सेशंस भी करवाने लगे, तो उसी से मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मुझे लगा था कि चलो मैंने अपनी मेहनत कर ली है, अब जो होगा वो आगे देखा जाएगा। मैं आगे भी सोचती रहती थी कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगी या ये भी कर लूँगी, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू कम बैक टू दिस, लेकिन मुझे करना तो यही है, मैं यही सोचती थी हमेशा। और आप भी साथ में काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे, तो काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा था आपके सेशंस का। मतलब ऐसा कभी नहीं लगता था कि कुछ किया नहीं, काफ़ी प्रोडक्टिव फील होता था सेशंस फील करके, मतलब अटेंड करके। तो मुझे लगा कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करनी चाहिए, तो थैंक यू सो दैट्स मच। क्योंकि मुझे भी, मैंने भी जी। नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ सेशन रखूँगी, लेकिन तुमने मैसेज किया, फिर रिंकी का भी मेरे पास मैसेज आया था, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा। करते हैं, अच्छी चीज़ है। लोगों को पता चलना हाँ। चाहिए, लोगों को सुनकर सहयोग ही मिलेगा। चलो इशिता, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड विश यू थैंक ऑल यू। द बेस्ट। बढ़िया से नौकरी में जाकर बढ़िया से काम करना और नाम रोशन करना अपने घर वालों का। जी मैम बिल्कुल। चलो इसको एंड करते हैं। ओके मैम। ओके इशिता, बाय बाय। बाय बाय।